हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन अध्याय 20। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपदा किसे कहते हैं, डिजास्टर किसे कहते हैं। देखिए, आपदा उन अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी चरम घटनाओं व प्रकोपों को कहा जाता है जो प्राकृतिक जन या मानव जनित होती हैं, जिनके द्वारा जन धन अथवा मानव जीव जंतु एवं पादप समुदायों को अपार क्षति पहुंचती है। देखिए, आपदा शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द डिजास्टर से हुई है, जो दो शब्दों डस तथा आस्टर से मिलकर बना है, जिसमें डस का अर्थ अशुभ और आस्टर का अर्थ होता है सितारा। इस प्रकार डिजास्टर का अर्थ अशुभ सितारा होता है। आपदा को स्पष्ट करने के लिए चरम घटना, प्रकोप एवं आपदा के बीच तकनीकी अंतर को समझना आवश्यक है। सबसे पहले चरम घटना क्या है, एक्सट्रीम इवेंट क्या है। प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तेज कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं, चरम घटनाएं कहलाती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट आदि। इसके बाद है प्रकोप, हजार्ड। देखिए, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न हुई चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं, जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं। इसके बाद है आपदा, डिजास्टर। देखिए, आपदाएं पर्यावरणीय प्रकोपों का परिणाम होती हैं। जब प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है तब यह जो है आपदा का रूप ले लेता है, जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सुनामी व भूस्खलन आदि। सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती है, याद रखिएगा। क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। जब प्रकोप रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं, अन्यथा ये निर्जन यानी मानव रहित क्षेत्रों में मात्र चरम घटना ही बनकर रह जाते हैं। मानव समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के क्रम में समय के साथ प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणाम, उसकी तीव्रता एवं बारंबारता तथा उसके द्वारा होने वाली क्षति बढ़ती जा रही है, याद रखिएगा। देखिए, आपदा वर्गीकरण के लिए गठित पंत समिति 1999 के द्वारा वर्गीकृत प्रमुख आपदाएं इस प्रकार हैं। जल एवं जलवायु संबंधी जो आपदाएं हैं, चक्रवात है, बादल का फटना, हिमस्खलन, बवंडर और तूफान, लू, सूखा, ओलावृष्टि, शीतलहर और सुनामी, ये सभी जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, डिजास्टर हैं। इसके बाद है भूमि संबंधी आपदाएं, भूस्खलन एवं कीचड़ का बहाव, भूकंप, बांध का टूटना, खदान में आग लग जाना। दुर्घटना संबंधी जो आपदाएं हैं, जंगलों में आग लगना, शहरों में आग लग जाना, खदानों में पानी का भर जाना, तेल का फैलाव, प्रमुख इमारतों का ढहना, एक साथ कई बम का विस्फोट हो जाना, बिजली से आग लगना, हवाई, सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं, ये सभी दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं। इसके बाद है जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं में महामारियां, कीटों का हमला, पशुओं की महामारियां, जहरीला भोजन। रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु संबंधी जो आपदाएं हैं, इसके अंतर्गत रासायनिक गैसों का रिसाव होता है और परमाणु बम गिरना। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है, याद रखिएगा। प्राकृतिक व मानव निर्मित जो आपदाएं हैं, इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। सूखा के लिए कृषि मंत्रालय, विमान दुर्घटनाएं के लिए नागर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय, रासायनिक आपदाओं के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है पर्यावरण मंत्रालय, और जैविक आपदाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, और न्यूक्लियर घटनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, याद रखिएगा। देखिए, आपदा जो है इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं वायुमंडलीय, स्थलीय, जलीय और जैविक प्रकार का होता है, यानी इसका वर्गीकरण 4 है। जो वायुमंडलीय आपदाएं हैं, इसमें चक्रवात, बवंडर, वृष्टिफोट, ओलावृष्टि, हिमपात, सूखा, पाला, लू, शीतलहर और तड़ित झांझा आता है। स्थलीय जो आपदाएं हैं, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, अवतलन, मृदा अपरदन आता है। जलीय जो आपदाएं हैं, बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, हिमस्राव, सुनामी। और जैविक जो आपदाएं हैं, इसमें महामारी, विनाशकारी कीटों का आक्रमण, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, इबोला, निपाह वायरस, ये सभी जो है जैविक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं।
मानव जनित जो आपदाएं हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक हैं। भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक में भूकंप, भूस्खलन और मृदा अपरदन होता है। रासायनिक में विषैला रसायनों का विमोचन और नाभिकीय विस्फोट। जैविक जो आपदाएं हैं इसके अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, महामारी, जंतु एवं पादप रोग। तो सबसे पहले हम लोग सूखा के बारे में डिस्कस करेंगे। सूखा किसे कहते हैं? तो देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% तक कम होती है। सूखा एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय के लिए जल तथा नमी की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होने लगती हैं एवं शाकाहारी पशुओं को संकट का सामना करना पड़ता है और वे मरने लगते हैं। शाकाहारी पशुओं के मरने से उन पर आश्रित उस क्षेत्र के मांसाहारी पशु भी मरने लगते हैं। वर्षा के अभाव में ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं होने के कारण लोगों का संकेंद्रण धीरे धीरे कम होकर अंततः नगण्य हो जाता है। भारत के कई क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, जहां एक ओर बाढ़ से ग्रसित होता रहता है, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्र जैसे राजस्थान वर्षा की कमी के कारण सूखे से प्रभावित होते हैं। जहां अधिक वर्षा के क्षेत्र में वर्षा की सकारात्मक विचलनशीलता से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहीं अपेक्षाकृत कम वर्षा के क्षेत्रों में वर्षा की नकारात्मक विचलनशीलता सूखे का कारक बनती है। याद रखिएगा, मैप को एक बार देख लीजिए। और ये भारत का मैप है जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र को जो है इंडिकेट किया गया है। तो जोन 1 जो है, जोन 1 ये अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र है। और जोन 1 कहां पर है बताइए? तो देखिए, जोन 1 जो है ये वाला एरिया है, ये जोन 1 है, यहां पे सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित एरिया है। इसके बाद देखिए जोन 2 जो है, यहां पे गंभीर, ठीक है, गंभीर, यह जो है गंभीर सूखा प्रवण क्षेत्र है और ये वाला एरिया है। इसके बाद देखिए जोन 3 जो है, ये सामान्य सूखा प्रवण क्षेत्र है और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये सभी एरिया है, ठीक है। और सूखा रहित जो क्षेत्र है जो कि आपका ब्लैंक है, मतलब कोई यहां पे इंडिकेटेड नहीं है, तो ये सूखा रहित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा है। पहला है सूखा क्षेत्र। और सूखा क्षेत्र ये वैसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है एवं वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः जो है 25% से या 25% तक होती है। याद रखिएगा, भारत में 77 ऐसे जिलों की पहचान की गई है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन जिलों में से कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां सदैव सूखे की समस्या रहती है, जबकि कुछ जिले अत्यंत सूखे की स्थिति में रहते हैं। सूखे की स्थिति के वर्ग जो है, पहला है मौसमी सूखा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें दीर्घकाल तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसमी सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य से 75% या कम होती है। दूसरा है कृषिगत सूखा। देखिए, कृषिगत जो सूखा है जब मिट्टी में नमी की मात्रा इतनी कम हो जाए कि पौधों को उगने के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध न हो, तो इस स्थिति को कृषिगत सूखा कहते हैं। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में कुल बोए गए क्षेत्र के 30% भाग में सिंचाई होती है, उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। तीसरा है सामान्य सूखा, नॉर्मल जो सूखा है। सामान्य सूखा जो है, कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु कई प्रदेश ऐसे हैं जहां 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और ऐसे क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र सामान्य सूखा से प्रभावित रहते हैं। इसके बाद है जलीय सूखा। जलीय सूखा क्या है? यह ऐसी स्थिति, जो जलीय सूखा है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है या इस स्थिति को कहते हैं जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलापूर्ति और झीलों इत्यादि का स्तर जो होता है वृष्टि के द्वारा
या वृष्टि के द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए, यह सूखा तभी आता है जब निरंतर 2 बार मौसमी सूखे की जो स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो याद रखिएगा जलीय सूखा क्या है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलापूर्ति और झीलें इत्यादि का स्तर वृष्टि के द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। यह सूखा तभी आता है जब निरंतर क्या होता है, 2 बार मौसमी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक सूखा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सूखा वास्तव में यह फसल के नष्ट होने के बाद उसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की स्थिति है, याद रखिएगा। और किसी कारण से फसल के नष्ट होने, ठीक है, नष्ट होने से खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी और आय में गिरावट आती है, तब ऐसी स्थिति को सामाजिक आर्थिक सूखा कहते हैं। छठा है पारिस्थितिकीय सूखा। देखिए पारिस्थितिकीय जो सूखा है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यह स्थिति पारिस्थितिकी सूखा कहलाती है। पारिस्थितिकीय सूखे के कारण पशुओं की मृत्यु एवं याद रखिएगा वनों की सघनता में वृहद कमी आ जाती है। भारत में सूखा। आजादी के बाद भारत में वर्ष 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1979, 82, 87 और 2002 में आए सूखे अभी तक के सबसे भयानक सूखे रहे हैं। कब कब आया है समय याद रखिएगा। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, देश में बृहद पैमाने पर खाद्य पदार्थों तथा जल की कमी की समस्याएं उत्पन्न हुई थी इन सूखे के कारण। इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो है अत्यंत प्रबल थे। भारत में सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानसून रहा है, जिसे देश में लगभग 80% वर्षा प्राप्त होती है। 1982 ईस्वी के सूखे में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा प्राप्त होने के कारण लगभग 47% क्षेत्र सूखे के प्रभाव में आ गए थे। और इस वर्ष मानसून से न केवल कम वर्षा प्राप्त हुई बल्कि मानसून समय से पहले वापस चला गया था। इसके परिणाम स्वरूप बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले जो है सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भी भारी गिरावट हुई थी। 1982 ईस्वी के सूखे के बाद भारत को बहुत जल्द 1987 ईस्वी में पुनः सूखे का दंश झेलना पड़ा। यह सूखा अब तक के सबसे बड़े सूखों में से एक था। इस वर्ष सामान्य वर्षा में अन्य वर्ष की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई और इससे लगभग 65% जो एरिया था, 65% एरिया ये प्रभावित हुए। 65% क्षेत्र प्रभावित रहा इस सूखा के दौरान। और उस समय उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून अत्यधिक देर से पहुंचा था, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। चूंकि यह जो है प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए मानसून देर से पहुंचने के कारण इस प्रदेश के खाद्यान्न उत्पादन पर जो है अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि आजादी के बाद भारत में कई बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु 1987 के बाद अभी तक कोई बड़ा सूखा नहीं आया है। हालांकि 2014 के मानसून पर एल नीनो का व्यापक प्रभाव आवश्यक रहा। भविष्य में भी भारत के सूखे की चपेट में आने की जो है आशंका है, याद रखिएगा। अतः इससे निपटने के लिए भारत को पहले से ही तैयार रहना होगा। इसके बाद सूखे से बचने के उपाय क्या हैं। सूखे से बचने के जो उपाय हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर है। जो भारत का कृषि है ये किस पर निर्भर है, तो मानसून पर। तो भारत में कृषि मानसून पर निर्भर होता है और मानसून में अनियमितता यानी मानसून का समय पर न आना यानी अनियमितता एवं वास्तविकता है, इसीलिए हमारा सूखे पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। परंतु यदि हम पहले से सूखे के प्रति सतर्क हो जाएं तो सूखे के व्यापक प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है, तो सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर इन क्षेत्रों में वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए तालाबों और जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि सूखे की स्थिति में इन जलाशयों से खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा उपाय, अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों को उगाने से मिट्टी की नमी जल्द सूख जाती है, जिससे सूखे का प्रभाव बढ़ जाता है।
इन क्षेत्रों में खेती की गहराई जुताई की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में जो खेती के खेत होते हैं, जो खेती कृषि करने के जो खेत होते हैं, इन खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए और समान सिंचाई की जगह ड्रिप व छिड़काव विधि से सिंचाई की जानी चाहिए। तीसरा जो उपाय है, सूखे से निपटने के लिए बांधों का निर्माण अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी नदियों पर छोटे बड़े बांध बनाकर एवं उनके पीछे जलाशय का निर्माण कर न केवल नदियों के बहाव को नियंत्रित कर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि सूखे के समय सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इनसे नहर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। चौथा उपाय है, अधिक जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों में नदी जल का स्थानांतरण अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। तो अधिक जल वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें कम जल वाले क्षेत्रों में नदी जल का स्थानांतरण अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना पर बल दिया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पांचवा उपाय है, सूखे से निपटने के लिए उन फसलों को उगाया जाना चाहिए जो शुष्क इलाकों में भी पैदा की जा सकती हैं एवं जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। छठा है, सूखे से बचने के लिए कृषि प्रधान क्षेत्रों में चारागाह तथा दुग्ध उद्योग का जो मिल्क डेयरी है, यानी जो दुग्ध उद्योग है, इनका विकास एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। इसे सूखे की स्थिति में किसान अपनी जीविका जो है सुचारू रूप से चला सकेगा। सातवां उपाय क्या है, तो सूखे की मार सबसे अधिक किसानों को झेलनी पड़ती है एवं स्थिति आत्महत्या तक आ जाती है। इसीलिए फसल बीमा जैसी योजनाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि वे सूखा पड़ने पर बिल्कुल असहाय न हो जाएं। सूखे से बचाव तथा पुनर्वास के लिए सरकार को एक अलग कोष का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा, साथ ही क्या करना चाहिए, साथ ही जो है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वृहद पैमाने पर खाद्यान्नों के भंडार जो है स्थापित करने चाहिए तथा सरकार को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद बाढ़ क्या है, बाढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाढ़ जो है एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो व्यापक स्तर पर जान माल को जो है हानि पहुंचाती है। यानी जब नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर की ओर बहने लगता है तो सामान्यतः इसे बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ की आवृत्ति के आधार पर भारत में बाढ़ क्षेत्रों को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, इसके अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। दूसरा है ऐसे क्षेत्र जहां 1 से 5 वर्ष के अंतर्गत बाढ़ की स्थिति देखी गई है। भारत के अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तीसरा है उन क्षेत्रों में जहां 5 वर्ष या उससे अधिक समय के बाद बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जहां अपवाह तंत्र बहुत कम विकसित होता है। तो बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है इनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो सघन बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, सघन बाढ़ ग्रसित क्षेत्र वो कौन कौन से हैं बताइए। तो सघन बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वो है आपका, देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है और देखिए ये वाला एरिया है। आगे बढ़िए और देखिए, तो ये सभी जो है सघन बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं और विरल बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा है। इधर ये वाला जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है, ये वाला एरिया, ये सभी एरिया, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में बाढ़ से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान। निम्न गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान यह भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है, नदियों का विशाल जल ग्रहण क्षेत्र तथा हिमालय क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा। दूसरा जो कारण है, हिमालय के तीव्र ढाल के कारण तथा नदियों के तीव्र प्रवाह से मैदानी क्षेत्र में अवसादों का जमाव होता है। तीसरा जो है, नदियों में भारी मात्रा में गाद के जमाव से जल समायोजित करने की क्षमता में कमी होती है। भूमिगत जल स्तर ऊंचा होने के कारण जल का धीरे धीरे रिसाव तथा लंबे समय तक जलमग्नता की स्थिति।
नदियों का मार्ग परिवर्तन, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि तीस्ता जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु मार्ग परिवर्तन के कारण वर्तमान समय में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ये बन गई है। नेपाल, भूटान और चीन से समय पर जो है जल विज्ञान संबंधी आंकड़े प्राप्त न होना, याद रखिएगा, ये सभी कारणों में सम्मिलित है। महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी डेल्टा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ के जो प्रमुख कारण है, पहला है निम्न भूमि तथा मंद ढाल यानी डेल्टाई क्षेत्रों की समुद्र से कम ऊंचाई के कारण। दूसरा, चक्रवात के कारण मूसलाधार वर्षा। तीसरा है तूफानी तरंगों के कारण, यानी चक्रवात से उत्पन्न ऊंची तरंगों के कारण नदी के निकास मार्ग का अवरुद्ध हो जाना, यानी सागरीय जल का तटीय क्षेत्र में प्रवेश करना। देखिए, अन्य क्षेत्र है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने के कारण फ्लैश फ्लड की समस्या जो है उत्पन्न होती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपवाह तंत्र विकसित नहीं होने और अचानक अधिक वर्षा हो जाने के कारण कभी कभी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जुलाई अगस्त 2019 में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार राज्य में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 13 जिले बाढ़ से प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित हुए हैं। तो याद रखिएगा, बाढ़ के लिए उत्तरदायी जो प्रमुख कारक हैं, पहला क्या है? पहला है नदी जल ग्रहण एवं बेसिन क्षेत्रों में भारी वर्षा का होना। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र एवं उनके प्रवास क्षेत्र में भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप नदियों के जल के आयतन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है तथा नदी जल अपने तटबंधों को जो है पार करके बाहर के क्षेत्रों में प्रवाहित होने लगते हैं। भारत में नदियों के जल की मात्रा में वृद्धि का एक जो है मुख्य कारक है। भारत की हिमालयी नदियां अपने क्षेत्र में भारी वर्षा से जो है अत्यधिक मात्रा में जल प्राप्त करती हैं और बाढ़ के व्यापक आकार को जन्म देती हैं। दूसरा है छोटी नदियों के जल स्तर में वृद्धि। भारत की अनेक ऐसी छोटी छोटी नदियां जो बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियां हैं, जिनके जल स्तर में वृद्धि होने से मुख्य नदी के जल के आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे विनाशकारी बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है बादल का फटना। जब आर्द्र पवनें तीव्र संवहन के कारण तेजी से ऊपर उठती हैं तो संघनित होकर कम समय में काले कपासी वर्षी मेघे हैं, तो इनके द्वारा भारी वर्षा कराती हैं और इस परिघटना को ही बादल का फटना कहते हैं। तो याद रखिएगा, आर्द्र पवनें तीव्र संवहन के कारण जब तेजी से ऊपर उठती हैं तो संघनित होकर कम समय में काले कपासी वर्षी मेघों के द्वारा जो है इनसे वर्षा होती है, भारी मात्रा में वर्षा होती है और इस परिघटना को बादलों का फटना कहते हैं। भारत में मानसून के समय बादल फटने की घटना प्रायः होती है। इसके बाद है साइक्लोन, चक्रवात से उत्पन्न तूफान के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। ये तूफान कई बार समुद्री लहरों को उत्तेजित करते हैं और ये लहरें तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल का विस्तार कर बाढ़ उत्पन्न करती है। पांचवा है प्राकृतिक तटबंधों की क्षति। प्राकृतिक तटबंधों की क्षति जो है, प्राकृतिक तटबंध नदी जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कई बार हम अज्ञानतावश इन तटबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं जो बाढ़ की संभावनाओं को ये जन्म देती हैं। इसके बाद है वनों की कटाई। बाढ़ को नियंत्रित करने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जल का अवशोषण करते हैं। जल संभरण क्षेत्रों में वनों की कटाई से बाढ़ के संकटों में जो है वृद्धि हो गई है। देखिए, वन जो होते हैं नदी के बहाव को नियंत्रित करते हैं और इसके विनाशकारी प्रभाव को भी ये कम करते हैं। इसके बाद है बाढ़ का प्रबंधन। तो बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। बाढ़ का जो प्रबंधन है, इसमें अगर देखा जाए तो किस तरह से प्रबंधन करना है। देखिए, जाहिर सी बात है कि बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन एक समुचित और समेकित प्रबंधन के द्वारा इससे होने वाली जन धन की जो है हानि, इसको कम किया जा सकता है। तो बाढ़ तो रोका नहीं जाएगा, लेकिन एक समुचित समेकित प्रबंधन के द्वारा इससे होने वाली जो जन धन की हानि है, इसको कम किया जा सकता है। और बाढ़ आने से पहले की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य योजनाएं हैं वो क्या क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं पर जिला स्तर की समितियों की बैठकें बुलाना, नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम जो है प्रारंभ करना, वर्षा का रिकॉर्ड रखना और पिछले वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मौसम विज्ञान केंद्रों, केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन के द्वारा जारी की गई
मौसम रिपोर्टों तथा बाढ़ बुलेटिनों का प्रसारण। महत्वपूर्ण स्थल होते हैं तो महत्वपूर्ण स्थलों पर नौकाएं तैनात करना और विद्युत चालित नौकाओं का जो है प्रयोग करना। खाद्यान्न और जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, सेना की सहायता के लिए अग्रिम व्यवस्था, बाढ़ राहत कार्य का प्रशिक्षण और राहत दलों को संगठित करना, वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना। ये सभी उपाय हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा 1954 में बाढ़ नियंत्रण के लिए त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया। इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम त्वरित कार्यवाही, अल्पकालिक कार्यवाही और दीर्घकालिक कार्यवाही निर्धारित किए गए। याद रखिएगा। त्वरित कार्यवाही क्या था? तो देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन धन की क्षति को कम करने के लिए त्वरित कार्यवाही प्राथमिक रूप से की जाती है, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। बाढ़ की संभाव्यता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है तथा बीमार और वृद्धों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल विशेष तौर पर की जाती है तथा पेयजल सुविधा और खाद्य सामग्री का उचित प्रबंधन भी किया जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नौका आदि की तत्काल व्यवस्था की जाती है ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत बचाया जा सके और प्रभावित क्षेत्र की निगरानी की जा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है तथा पंप आदि के द्वारा पानी की निकासी भी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है अल्पकालिक कार्यवाही। ये क्या है? तो अल्पकालिक कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं जो कम समय में एवं कम लागत में क्रियान्वित की जा सके। इसके अंतर्गत निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए दवाइयां, नौकाएं और रक्षा उपकरण की व्यवस्था की जाती है। लोगों को बाढ़ से बचने के लिए प्राथमिक उपायों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें तैराकी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। बाढ़ संभावित नदियों की तली की सफाई की जाती है जिससे गाद के स्तर को कम किया जा सके। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नाले और नालियों की सुचारू व्यवस्था की जाती है ताकि योजनाबद्ध तरीके से जल निकासी की जा सके और पर्वतीय भागों में बांध और उसके पीछे जलाशय का निर्माण किया जाता है ताकि वर्षा और नदी जल को नियंत्रित रूप से जो है नदियों और नहरों में छोड़ा जा सके। ठीक है, इसके बाद है दीर्घकालिक कार्यवाही। ये क्या है? मौसम पूर्वानुमान को सटीक और विश्वसनीय बनाना, जिसके लिए मानसून मिशन भी चलाया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आश्रय स्थलों का विकास करना, सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म बीमा की व्यवस्था करना, वर्षा जल संचयों को कम करने के लिए छोटे छोटे अवरोधक के निर्माण इत्यादि के द्वारा जो है जल प्रबंधन को बेहतर बनाना, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में संचार के वैकल्पिक साधन जैसे सैटेलाइट फोन आदि की व्यवस्था करना और इसके अतिरिक्त टेलीविजन, रेडियो, दूरसंचार संदेश आदि के माध्यम से बाढ़ चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाना, खोज एवं बचाव से संबंधित आधुनिक उपकरणों एवं साधनों को उपलब्ध कराना, गांव एवं प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करना तथा आपदा से संबंधित तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करना। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान एवं चेतावनी की एक देशव्यापी प्रणाली को जो है स्थापित किया है। इनमें 157 केंद्र बनाए गए हैं जो 62 जो है नदी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। भारत के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 22 राज्य बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हैं। इस कारण 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र यानी देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 8वें भाग में बाढ़ का संकट बना रहता है। साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चक्रवात वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जो है जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वे वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की समदाब आइसोबार रेखाएं पाई जाती हैं। इनमें अंदर से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब क्रमशः क्या होता है, बढ़ता जाता है। परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से पवन का संचार होता है। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा। पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इनका आकार गोलाकार, अंडाकार तथा भी आकार के समान होता है।
चक्रवातों को मौसम एवं जलवायु के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर ये पहुंचते हैं वहां वर्षा तथा तापमान की मात्रा में अचानक परिवर्तन आ जाता है। केंद्र की ओर निम्न वायुदाब, बाहर की ओर उच्च वायुदाब। तो आप देख सकते हैं केंद्र की ओर निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब। ठीक है, तो देख लीजिए ये निम्न वायुदाब है इस तरह से। ठीक है, तो फिगर को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, जहां ये पछुआ पवने वेस्टर्न विंड के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व के दिशा की ओर ये चले जाते हैं। मध्य अक्षांशों के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इनके चलने के मार्ग को झंझा पथ, स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है और इनकी गति सामान्य रूप से 32 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवात में वायु प्रणाली आप देख सकते हैं, इसका जो फिगर है, डायग्राम जो है आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका पश्चिमी, ये है उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर, ये जो है उत्तर पूर्व, ये है आपका पूर्व। ठीक है, और ये उष्ण वताग्र। ठीक है, और इधर से जो है ये जो होगा शीत वताग्र, ये है वायु दिशा परिवर्तन रेखा, ये है दक्षिण पश्चिम, ये है आपका दक्षिण, ये है यहाँ से गर्म हवा और इधर से उष्ण वताग्र यानी ठंडी हवा इधर। तो फिगर को एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। उत्पत्ति और जीवन चक्र के बारे में अगर इनके देखें तो इनकी उत्पत्ति का जो संबंध है वताग्रों से है। इसी कारण इन चक्रवातों में तापमान और वायु प्रणाली की विभिन्नता अधिक पाई जाती है और उसी के अनुरूप मौसम संबंधी विभिन्नताएं भी देखी जा सकती है। इस प्रकार के चक्रवातों की संख्या तथा इससे प्रभावित क्षेत्र विस्तृत होते हैं, परंतु ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा कम विनाशकारी होते हैं एवं सामान्यतः इससे जो है आपदाएं उत्पन्न नहीं होती है। उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में शीतकालीन में होने वाली वर्षा के लिए यही चक्रवात उत्तरदायी होते हैं। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। वस्तुतः इन क्षेत्रों में दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। ग्रीष्म काल में केवल गर्म सागरों के ऊपर इनकी अत्यधिक जो है उत्पत्ति अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ के सहारे उस समय होती है जब यह खिसक कर 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती हैं। इन प्रदेशों की गर्म व आर्द्र पवनें संवहनीय प्रक्रिया से ऊपर उठकर काले कपासी मेघों का निर्माण करती हैं, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चक्रवातों की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो संघनन की गुप्त उष्मा है। ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म और आर्द्र होगी मौसम उतना ही तूफानी होगा। इन क्षेत्रों, ये जो क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों की वायु राशियों में तापमान की ऊर्ध्वाधर ह्रास दर अधिक होने के कारण वायु में असंतुलन की जो है अधिकता होती है या असंतुलन अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संवहन की क्रिया तीव्र गति से जो है संपन्न होती है। सामान्य रूप से इन चक्रवातों का जो व्यास है 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, परंतु ये जो है कुछ इतने छोटे होते हैं कि इनका जो व्यास है 50 किलोमीटर से भी कम होता है। सामान्यतः इनकी आकृति वृत्ताकार या अंडाकार होती है, परंतु इनमें समदाब रेखाओं की संख्या बहुत कम होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की गति साधारण से लेकर प्रचंड तक होती है। तीक्ष्ण चक्रवातों में पवन गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि हरिकेन में पवन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक ही स्थान पर ये कई दिनों तक वर्षा कराते रहते हैं। इनका भ्रमण पथ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। साधारणतः ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक इनकी दिशा पश्चिमी और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर तथा इसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। ये चक्रवात जब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पहुंचते हैं
तो आवश्यक दाब प्रवणता बल के अभाव के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सागरों के ऊपर इन चक्रवातों की तीव्र जो गति होती है तीव्र होती है, परंतु स्थल तक पहुंचने के क्रम में ये क्षीण होने लगते हैं। यहाँ इनकी औसत गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सामान्यतः इन चक्रवातों की जीवन अवधि 5 से 7 दिनों की होती है और यही कारण है कि ये केवल तटीय भागों को ही प्रभावित कर पाते हैं। तीव्रता के आधार पर इन चक्रवातों को कई उप प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। क्षीण चक्रवातों के अंतर्गत हिंद महासागर और उसकी शाखाओं के उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ व अवदाब सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें भारत में चक्रवात, गर्त या अवदाब कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम बिली बिली है। इनसे प्रभावित क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है। वायु प्रणाली, आकार तथा वर्षा के संबंध में ये लगभग शीतोष्ण चक्रवात की भांति दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके बीच कुछ मौलिक अंतर है। सामान्यतः इनकी समदाब रेखाएं अधिक सुडौल होती है। इन चक्रवातों के केंद्र में वायु दाब बहुत कम होता है। दाब प्रवणता अधिक होने के कारण ये प्रचंड गति से आगे बढ़ते हैं। इन चक्रवातों में तापक्रम संबंधी विभिन्नता नहीं होती है क्योंकि इनमें वताग्र नहीं होते हैं, अतः वर्षा का असमान वितरण भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो चक्रवात की जो आंख होता है, आई जो होता है, इनको छोड़कर वर्षा मूसलाधार व प्रत्येक स्थान पर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन प्रचंड चक्रवातों को हरिकेन, चीन व फिलीपींस में टाइफून, जापान में टाइफू कहा जाता है। ठीक है। टोर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं गौण रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ये आकार के दृष्टि से लघुतम व प्रभाव के दृष्टि से सबसे प्रलयकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। इनकी आकृति कीपाकार होती है, कीप के आकार की होती है। ऊपर का चौड़ा भाग काले कपासी मेघों से जुड़ा होता है। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम होता है। केंद्र व परिधि के वायुदाब में इतना अधिक अंतर होता है कि हवाएं 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से प्रवाहित होती हैं। जब टर्नेडो के कीपाकार बादलों का निचला भाग धरातल को स्पर्श करने चलता है तो मिनटों में अत्यधिक विनाश हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जो कारण है, पहला है प्रचंड पवन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता के अत्यधिक तीव्र होने के कारण वायु का वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होता है। याद रखिएगा, 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन में वायु की गति 270 किलोमीटर से भी अधिक थी। दूसरा है तूफानी तरंगे। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब तथा केंद्र के निकट वायु के प्रबल वेग के कारण 13 मीटर तक ऊंची तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो काफी तीव्र वेग से तट के 30 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश करती हैं। ऊंच ज्वार के समय तूफानी तरंगों की ऊंचाई अत्यधिक हो जाती है। इसके बाद है भारी वर्षा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में काले कपासी वर्षी मेघों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। भारी वर्षा, जल तरंग के कारण नदियों के निकास का मार्ग अवरुद्ध होना और सागरीय जल के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो आकार होता है छोटा होता है, परंतु जब प्रवणता तीव्र होने के कारण पवन गति अत्यधिक तीव्र होती है तो इनसे जन धन की भारी क्षति होती है। कृषि भूमि में बालू की मात्रा बढ़ जाने के कारण भूमि बंजर हो जाती है। समुद्र में चक्रवातों के पैदा होने से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और मछुआरों तथा नाविकों की जो जान है, इनको खतरा बढ़ जाता है। देखिए, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात प्रायः 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टकराते हैं। प्रवंजन की गति वाले पवनों, प्रवंजन की लहरों तथा मूसलाधार वर्षा से उत्पन्न बाढ़ के कारण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव के दृष्टि से ये चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं और द्वीपीय तथा समुद्र तटीय बस्तियों को सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सुभेद्यता एटलस। इसके अनुसार अगर बात करें तो भारत का पूर्वी तट सर्वाधिक चक्रवाती प्रवण क्षेत्र है। उड़ीसा तट को अति उच्च चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न आए, ठीक है, तोकाटे। मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न आए तोकाटे नामक चक्रवात से भारी क्षति पहुंचाई और यह नाम म्यांमार के द्वारा किए गए नामों की सूची में से चुना गया है। यास चक्रवात।
मई 2021 में ही यास चक्रवात बंगाल के खाड़ी में उठाकर जो है उठा एक चक्रवाती तूफान था। मई 2021 में ही यास चक्रवात बंगाल के खाड़ी में उठा, क्या था, एक चक्रवाती तूफान था और इस तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अत्यधिक क्षति पहुंचाई और इस तूफान का नाम जो है ओमान के द्वारा दिया गया था। पश्चिमी तट के सहारे गुजरात में भी विनाशकारी चक्रवात आते हैं। यहाँ कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरी और भावनगर जिले अत्यधिक सुवेद क्षेत्र दिखाए गए हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कुछ विशिष्ट प्रभाव हैं। ठीक है, तो क्या प्रभाव है? अगर भौतिक क्षति देखें तो तेज हवाएं, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, कीचड़ आदि के कारण भवनों को क्षति पहुंचती है अथवा प्रायः वे नष्ट हो जाते हैं। इससे हल्की सामग्री से बनाई गई छतों को भारी क्षति पहुंचती है। परिवहन एवं संचार, चक्रवाती तूफाने पेड़, बिजली और टेलीफोन के खंभों को जो है उखाड़ देते हैं। कमजोर पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो कमजोर पुल होता है वो ढह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन और संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। फसलें एवं खाद्य आपूर्ति, देखिए, प्रचंड वायु एवं भारी वर्षा खड़ी फसल एवं निम्न स्थान पर एकत्रित किए गए खाद्यान्नों को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। समुद्री जल स्थल पर आकार मृदा में लवणता जो है बढ़ जाता है, जिससे भूमि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो समुद्री जल स्थल पर आकार मृदा में लवणता बढ़ाता है और इससे भूमि के लिए जो भूमि कृषि है, जो भूमि कृषि के लिए होता है, ये उपयोगी नहीं रह जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और मृत्यु, बाढ़ की भांति चक्रवात भी मनुष्यों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तेज हवाएं अपने साथ रोग के कीटाणुओं को संचारित करती हैं और पेचिश तथा मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलाती हैं। कहीं कहीं तो जल जमाव से विषाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। चक्रवात के मार्ग में आने से मानव, पशु, पक्षी, इमारतें व अन्य जान माल की जो है भारी क्षति होती है। बाढ़ एवं चक्रवाती तूफान के द्वारा लाए गए हानिकारक तत्वों के कारण मनुष्यों और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। नौ परिवहन के लिए आपदा, चक्रवातों से समुद्री जहाजों का बड़ा खतरा रहता है। जो चक्रवात है इनसे समुद्री जो जहाज हैं इनको बहुत ज्यादा खतरा रहता है और ये जो है चक्रवात इन जहाजों को ये भारी क्षति पहुंचाते हैं, चाहे वे खुले समुद्र में हो या फिर बंदरगाहों पर लंगर डालकर खड़े हों। यदि जहाजों को समय पर सूचना प्राप्त हो जाए तो ये चक्रवात के मार्ग से दूर जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। चक्रवात आपदा का न्यूनीकरण, तो यहां से जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।